हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के बारे में हम लोग समझेंगे, ये कंपनी करती क्या है, इसका पूरा बिजनेस हम लोग समझेंगे। उसके बाद में हम लोग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है कंपनी के। तो जितने भी पैरामीटर्स मैंने अभी आपको कहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहते हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो जो भी पॉइंट्स मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में बताऊंगी वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। वो सारे पॉइंट्स को देखने के बाद ही आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो सारे पॉइंट्स राइट है और आपकी चेकलिस्ट में वो बैठ रहे हैं तो फिर आपको ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, अभी फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि कौन सा राइट टाइम, यानी कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, या फिर और करेक्शन आ सकता है क्या, ये सारी चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलती है। तो टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद में हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि कौन से लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये वीडियो में दोनों कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आपको कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रेजेंट सिंस 135+ ईयर्स का कंपनी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो 9 डोमेस्टिक एंड 5 इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ठीक है, ये नंबर 1 आत्मनिर्भर ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये बेसिकली क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से पंप मैन्युफैक्चर करती है। फिर मेड सम इंडियाज फर्स्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, जैसे कि आयन प्लग, कॉन्ट्रीफोगल पंप, फिर डीजल इंजन, मोटर, एयर कंप्रेसर, ये सारे जैसे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे। यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो 250+ प्रोडक्ट ऑफरिंग है। स्क्यू का मतलब क्या रहता है, प्रोडक्ट्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें कि उसका साइज, उसका अलग अलग कैटेगरीज, तो उसको हम लोग स्क्यू बोलते हैं। तो कितने हैं ये, 1 लाख से भी ज़्यादा कंपनी के पास स्क्यू है, यानी कि प्रोडक्ट है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन देखेंगे तो 12+ इंडस्ट्रीज है। फिर एक्टिव कस्टमर बेस 2500+ एक्टिव कस्टमर बेस है इनका। अब यहाँ पे केटरिंग टू 6 कॉन्टिनेंट्स और 120 कंट्रीज में इनका बिजनेस है। इंडियाज फर्स्ट एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये। क्रिटिकल पंप बनाती है फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। ठीक है, सर्विंग्स देखेंगे तो मिलियन ऑफ फार्मर, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री को ये सर्व करती है एवरी डे और प्रोवाइड करती है कटिंग एज एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इनोवेशन। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो देख लो। तो ये सब कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से, इस ब्रांड से आपको सारे प्रोडक्ट्स उनके मिलते रहेंगे। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी का लेगेसी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 135 का जैसे हमने देखा एक्सपीरियंस है कंपनी को। तो आइडिएट देखेंगे इसका, तो कंपनी ने यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे आइडिएट किया है 1888 से 1920 तक कंपनी क्या कर रही थी, एस्टेब्लिशमेंट फेज में थी। फिर 1941 से लेकर 1958 तक रिस्ट्रक्चरिंग फेज में थी। देन 1988 से 2009 तक एक्विजिशन फेज में थी। उसके बाद में 2010 से 2020 तक स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजी एक्सपांशन कर रही थी। अभी 2021 ऑनवर्ड्स कंपनी मोनेटाइज कर रही है। ठीक है, यानी इम्प्लीमेंटेशन के फेज में अभी है ये कंपनी। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रोडक्ट देख लेंगे। तो जैसे कि हमने देखा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, तो इनके प्रोडक्ट्स देख लेंगे। यहाँ पे अवर बिजनेस, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कैसे कैसे अलग अलग हाइडल टरबाइन है, यहाँ पे वॉल्व्स है, फिर लार्ज एंड मीडियम पंपिंग सोल्यूशन बनाती है कंपनी। प्रोडक्ट में देखेंगे तो 75+ टाइप ऑफ पंप्स बनाती है, रेंजिंग फ्रॉम, ये सब इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एप्लीकेशंस देख लेंगे तो कहाँ कहाँ पे इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो ऑयल एंड गैस में, फिर मरीन डिफेंस सेक्टर में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, स्मॉल पंपिंग, फिर वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन, इंडस्ट्री, पावर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है जहाँ पे इनका एप्लीकेशन यानी इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। फिर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट मिक्स देख लेंगे यहाँ पे, तो मेड टू स्टॉक
ये डार्क ब्लू है जो कि 50% है। यहाँ पे मेड टू ऑर्डर 27% है, तो पहले से देखेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है 1% में। इंजीनियरिंग टू ऑर्डर देखेंगे यहाँ पे तो ये 20% है, पहले कितना था 18 था। और प्रोजेक्ट यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग एंड सिविल में तो 3% है, पहले 4% था। तो ये था कंपनी का इम्प्रूविंग प्रोडक्ट मिक्स। फिर ग्रुप स्ट्रक्चर कंपनी का, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड इंडिया, ठीक है, इसके अंदर आप ग्रुप स्ट्रक्चर समझेंगे तो ग्रुप स्ट्रक्चर देख लेंगे कंपनी का किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड इंडिया, ये कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 अलग अलग डिवीजन है और उसके अंदर किर्लोस्कर ब्रदर इंटरनेशनल बीवी द नेदरलैंड 100% सब्सिडरी है जिसकी, उसके अंदर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपनीज है। अब उसके अंदर आप देखोगे ये फर्स्ट वाले में तो इसके अंदर 2 और है, इसके अंदर 1 है। फिर इसके अंदर ये जो किर्लोस्कर ब्रदर थाईलैंड लिमिटेड 100% सब्सिडरीज में इसमें 2 आती है कंपनियां। फिर इसमें एसपीपी पंप लिमिटेड में भी 2 आती है। फिर एसपीपी पंप इंक्लूड यूएसए 100% सब्सिडरी उसमें और 2 आती है, ठीक है। तो ये कंपनी का डोमेस्टिक सब्सिडरी है और ये डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर है और इंटरनेशनल सब्सिडरी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। ये कंसोलिडेटेड नंबर है तो रेवेन्यू जो है वो करोड़्स में है यहाँ पे और FY20 से लेके 24 तक का यहाँ पे नंबर है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है, ठीक है। फिर एबिडा रुपीज करोड़्स में है, ये भी 20 से लेके 24 तक का है फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी ग्रोथ देते जा रहा है कंटिन्यूसली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज करोड़्स में है, ये भी FY20 से लेके 24 तक का ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो होते जा रहा है। एबिडा मार्जिन देखेंगे तो FY20 से लेके 24 तक ये भी इसका भी ग्राफ ग्रो है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो ये यहाँ पे FY22 में थोड़ा सा डाउन हुआ था, या उसके अलावा आप देखोगे तो ये भी अप ट्रेंड में ही है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है काफ़ी सालों से। हम लोग EPS देख लेंगे यहाँ पे, तो EPS भी FY20 से लेके 24 तक का यहाँ पे भी ग्रो कर रहा है। नेट वर्थ रुपीज करोड़ का देखेंगे तो ये भी ग्रो कर रहा है कंटिन्यूसली FY20 से लेके 24 तक। लेवरेज देखेंगे कंपनी का तो कम होते जा रहा है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ROCE देखेंगे कंपनी का तो ये भी कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है FY20 से लेके 24 तक। और परसेंटेज देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी FY20 से लेके 24 तक ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। ये भी कंसोलिडेटेड नंबर है और ये FY24 है और ये FY20 का है, ठीक है। तो 20 से लेकर 24 तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो देखेंगे हम लोग। अभी ये भी डेटा करोर्स में है। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज होते जा रहा है, अभी हो गया है 4001 करोड़ का, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में ही है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आप कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर तो ये कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, अभी 2076 करोड़ का हो गया है। ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 51.9% का है, पहले 48 का था, उसके पहले 46, 48, ठीक है। तो ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। एबिडा देख लेंगे यहाँ पे तो ये है 578 करोड़ का, पहले देखेंगे तो कम था तो ये भी ग्रो हुआ है। एबिडा मार्जिन 14% का है और पहले देखेंगे तो कम था, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। ये सब पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी रहते हैं, तो इसमें ग्रोथ देखना है हमें। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 480 का है यहाँ पे, ठीक है। पहले कितना था, कम था, तो ये भी ग्रो हो रहा है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में देखो आप यहाँ पे ज़्यादा है तो ये भी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। तो जितनी भी जॉइंट वेंचर कंपनी थी तो 349 का है और पहले कम था। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखेंगे यहाँ पे तो 8.7 का है और पहले कम था, ठीक है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 43.84 का हो गया है और पहले देखेंगे तो काफ़ी कम था। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये ग्रो होते जा रहा है। अभी हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेंगे। ये भी तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, यहाँ पे करोर्स में डेटा है, ठीक है।
और ये FY20 से लेकर 24 तक का है और यहाँ पे भी सेम। ठीक है, तो नॉन करंट असेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे टोटल नॉन करंट असेट कितना है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसका टोटल करंट असेट देखेंगे, यहाँ पे आप देखो इंक्रीज होते जा रहा है। अब बाद में हमें क्या देखना है, टोटल असेट, तो कंपनी का टोटल असेट कैसा है, तो यहाँ पे देखो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का जो टोटल असेट है सब मिला के, करंट नॉन करंट एसेट सब मिला के यहाँ पे टोटल एसेट इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे टोटल इक्विटी देखेंगे, इक्विटी भी इंक्रीज होती जा रही है। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज देखेंगे तो कंपनी की लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है पहले के कंपैरिजन में, जो कि एक पॉजिटिव ही पॉइंट रहता है क्योंकि लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए कंपनी पे। ठीक है, अब टोटल करंट लाइबिलिटी यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी हम देखेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है, जो कि ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है। कंपनी अगर अच्छे से परफॉर्म कर रही है, सेल्स जनरेट कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी, टोटल एसेट ये भी इंक्रीज होते हैं। तो अभी हमने बैलेंस शीट देख लिया और बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। फंडामेंटल एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैश फ्लो रहता है। तो ज़्यादातर कंपनी का आप कैश फ्लो देखोगे तो नेगेटिव में ही रहता है, बहुत कम कंपनी रहती है जहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाती है। ठीक है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे अच्छे से जनरेट कर रही है और उनके पास ज़्यादा कैश फ्लो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये भी क्रोर्स में है, FY24 है और 20 से लेकर 24 तक का हम देखेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देखो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखो आप कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टिंग कंपनी का कैसे चल रहा है तो ये माइनस में आ गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है इसको कंसिडर किया जा सकता है। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये थोड़ा सा कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ है। अब यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड देख लेंगे और ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो बिगनिंग ऑफ द पीरियड में 221 करोड़ का था, एंड में कितना हो गया 265 का, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग कैश फ्लो अगर देखते हैं तो थोड़ी सी चीज़ पॉजिटिव है, थोड़ी सी नेगेटिव है इसके अंदर। कंपनी के क्लाइंट्स है तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के इतने सारे इनके क्लाइंट्स है, ये सब देख रहे हो आप, ये सब इनके क्लाइंट्स है। इसे देखेंगे तो ये इंडस्ट्री सेगमेंट के क्लाइंट्स है। फिर वाटर इरिगेशन बल्ब में देखेंगे तो ये इनके क्लाइंट्स है, उनके ये वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लाइंट बेस है। कंपनी के जो एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे, मार्केट कैप देखेंगे तो 16,860 करोड़ का ये कंपनी है। लो बनाया था इसने 572 का और हाई बनाया है 2,247 का, यानी कि कंपनी ने एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिया है। स्टॉक का पी है 49, बुक वैल्यू 216 का है। डिविडेंड देती है कंपनी एंड यहाँ पे फेस वैल्यू 2 है, यानी एक बार ये स्प्लिट हो सकती है। इंडस्ट्री पी है 47 और हमने देखा स्टॉक का पी है 49, तो ये अपनी इंडस्ट्री पी से थोड़े से हाई पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड पे आउट 13.7% का है, तो कंपनी डिविडेंड भी डिसेंट देती है। और फिर हम लोग प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0 है यहाँ पे। करंट रेशियो 1.70 का है, क्विक रेशियो 1.09 का है, तो ये भी काफ़ी फेयर वैल्यू है। क्वार्टरली सेल्स देख लेंगे तो 8.82% का था। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे हम लोग तो 51.7% का था। प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का है 45.6% का। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 7.26% का। एवी एबिडा देखेंगे तो 29 का है और यहाँ पे पीईजी रेशियो है 0.31 का। ठीक है, तो ये कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज था। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने शक्ति पंप के बारे में भी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पूरा डिटेल में एनालिसिस कवर किया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सब सेम इंडस्ट्री से आती है, सेम कैटेगरी से आती है। ठीक है,
तो आप वो वीडियो भी देखिए और ये वीडियो भी देखिए, सो दैट आप कंपैरिजन कर सके आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। पंप के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और अभी किर्लोस्कर ब्रदर्स के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हम लोग कंपनी का रेशियोज देख लेंगे। तो डेटर डे देखेंगे, यहाँ पे 48 का हो गया, पहले भी उतना ही था। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 157 का हो गया, पहले 133 का था। डे पेएबल 122 का हो गया, पहले 115 का था, ठीक है। तो रेशियोज कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 83 का हो गया और पहले 66 का था, ये भी इंक्रीज हो गया। वर्किंग कैपिटल डे 73 का हो गया, पहले 42 का था। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई। अगर ये थोड़ा सा कम हो जाता था तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता था कंपनी के लिए। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग देखेंगे तो 65.95 का ही है, काफ़ी टाइम से कोई चेंजेस नहीं है। एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने इसके अंदर इंक्रीज किया है, उनका स्टेक 4.11% का हो गया है अभी, और पहले 3.88% का था। डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो 9.40% का था और अभी 9.77% का हो गया, यानी कि एफआई और डीआई ने दोनों ने इसमें बाइंग की है। पब्लिक का होल्डिंग 20.18% का है। इसके अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा पब्लिक ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस जितना भी हमने किया है, कंपनी मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है और फ्यूचर ओरिएंटेड लग रही है, ठीक है। शक्ति पंप भी सेम ही था, उसके अंदर भी आप उनके ऑर्डर बुक देखते थे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और यहाँ पे भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है। डोमेस्टिक एंड ओवरसीज ऑर्डर बुक पोजीशन देख लेंगे। तो रोबस्ट ऑर्डर बुक इम्प्लाइंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर बुक एंड पेंडिंग ऑर्डर पोजीशन इन क्रोर्स में है ये, ठीक है। और ये स्टैंड अलोन पेंडिंग ऑर्डर बुक्स है इन क्रोर्स में। अब यहाँ पे हम देखेंगे डोमेस्टिक का Q4 FY24 का है और ये Q4 FY23 का है, ठीक है। तो ये ऑर्डर बुक आप देखो कंटिन्यूसली कंपनी की ऑर्डर रिसीव्ड आप देखोगे तो इंक्रीज होते जा रही है, और अभी Q4 FY24 में 947 का यहाँ पे ऑर्डर बुक था। पेंडिंग ऑर्डर बुक्स देखेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बुक अभी थोड़ी सी कम हो गई है, यहाँ पे तो ये कम हो गई है, 1898 करोड़ का यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों A+B दोनों मिला के है, यानी कि ये और ये KBL स्टैंड अलोन एंड डोमेस्टिक सब्सिडरी दोनों मिला के यहाँ पे इसका वैल्यू है। अब KBL स्टैंड अलोन A यानी कि इसका आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है। तो इरिगेशन प्लस वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में देखेंगे तो Q4 FY23 का है और ये Q4 FY24 का है। तो ऑर्डर बुक थोड़ा सा कम हो गया है, पहले 913 का था और अभी 840 करोड़ का हो गया है। पावर में देखेंगे तो पावर का इसमें थोड़ा सा ऑर्डर बुक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। ऑयल एंड गैस में देखेंगे तो कम हुआ है। मरीन एंड डिफेंस में देखेंगे तो 27 करोड़ का इनका पास ऑर्डर बुक है, यानी कि टोटल यहाँ पे आप देखोगे ना, सब वॉल्व, कस्टमर सपोर्ट एंड ESD, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सब मिला के यहाँ पे ऑर्डर बुक इसका 1826 करोड़ का हो गया है, ठीक है। पहले कितना था, 1943 का था, यानी कि यहाँ पे देख लो ये वैल्यू मैच हो रही है इससे, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकअप है। अब ओवरसीज का देख लेंगे हम लोग। तो ओवरसीज में ऑर्डर रिसीव्ड 335 करोड़ का है। पेंडिंग ऑर्डर बुक देखेंगे तो 1101 करोड़ का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज है। डोमेस्टिक प्लस ओवरसीज अभी दोनों मिला के इसका देखेंगे तो ऑर्डर रिसीव यहाँ पे हो गया है 1282 का, और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बुक 2999 का। तो ये है कंपनी का ऑर्डर बुक। काफ़ी डिसेंट कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। फ्यूचर में भी अभी ये तो Q4 तक का हमारे पास ऑर्डर बुक है, और भी कंपनी को ऑर्डर बुक मिले रहेंगे, ऑर्डर्स मिले रहेंगे। और ये कंपनी का जो Q1 FY25 का जब भी इसका रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा। कंपनी का किर्लोस्कर का डेली चार्ट देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसका डेली चार्ट कैसा है। ये काफ़ी टाइम से इसी जोन में थी, इसका सपोर्ट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था और इसी लाइन में ये ट्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद से काफ़ी अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड बनाया इसने, और फिर यहाँ से जो करेक्शन आया था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक करेक्शन आया और वापस से इसने अप ट्रेंड बना के थोड़ा सा करेक्शन दिया है, यानी कि इसका ये अभी सपोर्ट है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे 2101 का या 2100 का यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। वहीं पे ट्रेड कर रही है और इसने लो बनाया है 2074 तक का,
ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो ये रहेगा कंपनी का 1547 का, अगर करेक्ट होता है तो। अदरवाइज कंपनी काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म करते जा रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पे भी आप देखोगे इतना करेक्ट होने के बाद में वापस से इतना करेक्शन दिया था कंपनी ने। अभी इसका हम लोग देख लेंगे कंपनी का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में भी आपको क्लियर कट दिखेगा यहाँ पे कंपनी काफ़ी टाइम से, जिसने भी इसको इधर पे होल्ड किया रहेगा, यहाँ पे देखो, जिसने भी कंपनी को इधर पे होल्ड किया रहेगा वो बहुत बुरी तरीके से फंसा रहेगा और बहुत परेशान हुआ रहेगा। लेकिन जिसने भी होल्ड किया है उसको उसका फल भी मिला है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इधर तक उसने पेशेंटली उसको होल्ड किया रहेगा तो आज कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए उनको। तो बोलते हैं ना, पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही जाता है मार्केट में और पैसे बनाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई है, यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आके निकल गया, क्योंकि उसने इधर तक उसको काफ़ी टाइम तक होल्ड किया और उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और यहाँ पे उसने एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब एग्जिट किया, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक अदरवाइज रुकना पड़ता था, इसलिए अच्छा है कि एग्जिट कर लिया। लेकिन जो नहीं रुका रहेगा और उसने यहाँ तक होल्ड किया है और यहाँ पे आके एग्जिट कर दिया, तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि कंपनी ने अभी जाके कंपनी ने आउट परफॉर्म किए। तो यही रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें कंपनी को होल्ड करना चाहिए, तब जाके हम लोग ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का था टेक्निकल चार्ट। ये मैंने डेली चार्ट और वीकली चार्ट इसलिए बताया क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्ट करता है उनके लिए है। कंपनी का इंफॉर्मेशन अगर हमें जितना अच्छा रहेगा उतना ही हम लोग कंपनी पे कॉन्फिडेंट रहते हैं और टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना चाहिए। जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा इसके रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर आपने होल्ड किया है तो क्वार्टरली रिजल्ट रिव्यू कीजिए, सो दैट आपको पता चले कि कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, सिर्फ बाय करके पोर्टफोलियो में रख दो और वो चलते जाएगा, ऐसा नहीं। कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। इसलिए कम से कम स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर भर के स्टॉक्स है हमारे पास और हमें हर एक चीज़ों का अगर एनालिसिस करना है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए कंपनी को फंडामेंटली देखो, टेक्निकल देखो, कंपनी ने कितने अच्छे से कितना प्यारा चार्ट यहाँ पे बनाया है, कितना अच्छा प्यारा अप ट्रेंड बनाया है यहाँ पे, और फिर वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट में मैं आपको शक्ति पंप के बारे में भी मैं लिंक दे दूंगी, वो वीडियो भी आप देखिए, सो दैट आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।